हेलो दोस्तों, नमस्कार। MSD एकेडमी के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए एक सूचना, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिसका संबंध है हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2024-25 का विज्ञापन जारी किया गया है, उसके संदर्भ में। तो आइए जानते हैं। हालांकि मैं इस पढ़ाई के क्षेत्र में 1.5 साल बाद आप सभी लोगों के बीच में आ रहा हूं, तो उम्मीद है आप सभी लोग इस बार भी उसी प्रकार से सपोर्ट करेंगे जैसे पहले से करते आए हैं। तो हम सीधे चलते हैं कि UKSSC के द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो हाल ही में उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और 25 का विज्ञापन जारी किया गया है, उसके क्रैश कोर्स से संबंधित ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमें इस पुलिस भर्ती के लिए क्या पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। और क्योंकि अगर आप लोग जानोगे तो इसका विज्ञापन हाल ही में जारी हुआ है और लगभग 29 नवंबर तक इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, और उसके बाद 1 फरवरी 2025 से इसका फील्ड है। और ये जो 15 जून है, 15 जून 2025 में इसकी लिखित परीक्षा है। तो अगर हम आज से देखें तो लगभग हमारे पास 6 महीने बचे हुए हैं, और इस 6 महीने में हम एक क्रैश कोर्स के माध्यम से इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या है, मैं क्या क्या जानकारी आप लोगों को इसके संबंध में देना चाह रहा हूँ। पहले तो ये कि हम एक क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। दूसरा ये कि इस पुलिस भर्ती के संबंध में शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसकी जो फिजिकल आप लोगों का होगा वो होगा फरवरी 2025 से, लगभग 1 महीना समथिंग, 15-20 दिन जितना भी चलेगा। इसमें ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है ये होती है 100 नंबर की। अब 100 नंबर की जब ये पेपर होगा तो इसमें आपका रेस, लंबी कूद, ये जो आप लोगों का थ्रो, बॉल थ्रो हो गया, ये सारी चीजें हैं। और लगभग अगर आप लोग इस फिजिकल में 86 औसतन 86, क्योंकि 86% भी लाते हैं, 86 से लेकर के 90% तक, अगर आप लोग 90 मार्क्स की फील्ड में लाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोगों को बेहतर है। क्योंकि बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मतलब 2000 पोस्ट हैं, और उन 2000 पोस्ट में से ही मुश्किल से बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपना फील्ड 100% रखते हैं। दूसरी बात, उनमें से कम परसेंट वाले बच्चे होते हैं जिनका 90 होता है। औसतन जो बच्चे होते हैं लगभग 86 से 90 के बीच में होते हैं। एक इसमें फील्ड के साथ साथ दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो है लिखित परीक्षा का, यानी कि रिटन एग्जाम का, और जिसकी तिथि हमारे पास है 15 जून 2025, और आज की जो डेट है वो है 18 नवंबर। अब अगर हम 15 जून को मान के चलें और आज से अगर गिने तो लगभग 6 माह है हमारे पास, और इन 6 महीनों में अगर जो बच्चा फ्रेशर है, पहली बार इन चीजों को पढ़ रहा है, तो वो बहुत इजीली कर सकता है। कई ऐसे बच्चे भी हैं, पिछली बार जब पुलिस की भर्ती आई थी तो 3 से 4 महीने में कई बच्चों ने बहुत अच्छा किया और अभी वो पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं। दूसरी बात, लिखित परीक्षा अगर आप लोगों का यहां से ठीक ठाक फील्ड बन जाता है तो लिखित मतलब दोनों का अगर कैलकुलेटेड मैं कहूं तो अगर आप लोगों का 160 मार्क्स अगर आप लोग ला रहे हैं तो ये सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए। पिछली बार कट ऑफ अगर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं तो ओवरऑल कट ऑफ गई थी 157। इस बार मेरा जो अनुभव है, मेरा जो अंदाजा है वो ये है कि अगर कोई भी बच्चा वो किसी भी कैटेगरी का है वो अपने आप को सेफ, मतलब इससे भी कम जा सकती है, लेकिन एक सुरक्षित जो स्कोर है वो है 160। अब 160 उसमें आप लोगों के फिजिकल के मार्क्स भी ऐड होंगे और रिटन के मार्क्स भी ऐड होंगे। तो आप लोगों को ये देखना है कि अगर आप लोगों का यहाँ पे 90 बन जा रहा है तो उसी हिसाब से आप लोगों ने रिटन में मार्क्स लाने हैं। और अगर यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका रिटर्न बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा लाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है,
इसके लिए बहुत मतलब हम लोगों को भागवत कथा नहीं बांचनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम निकालना है और एक स्मार्ट तरीके से निकालना है। तो उसी स्मार्ट तरीकों को मैं आप लोगों को एक प्रयास करूंगा कि मैं उसको आप सभी को बता सकूं। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो ये, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें कि पुलिस में पाठ्यक्रम क्या क्या है, तो सेम पाठ्यक्रम। अच्छा एक चीज और, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। जैसे इसके सिलेबस वही है जो अमूमन सामान्य तौर पे ग्रुप सी का सिलेबस रहता है, और वो सिलेबस क्या है, कॉमन सिलेबस। 20 नंबर का आप लोगों का जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी इसमें पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन यानी कि जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी, वो 40 नंबर का। अब इस 40 नंबर में भी क्लासिफिकेशन है, यहां देखो, इसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं आप लोगों को, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। इस 40 नंबर में अगर आप देखोगे तो 30 मार्क्स का आएगा जीएस, बहुत सामान्य जीएस आता है, आप लोगों को बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट तरीका जो फॉलो आप लोगों को करना है वो करना है इस 30 मार्क्स में। बहुत ज्यादा आप लोगों को ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, किसी बहुत बड़े राइटर की किताबें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। आप लोगों ने एक बेसिक बुक, और अगर आप लोग हमारे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो हम तो आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे ही। 30 नंबर का आएगा आप लोगों का जीके एंड जीएस, जनरल स्टडी, जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से आएंगे जो अभी हम आप लोगों को सिलेबस में बताने वाले हैं, जनरल हिस्ट्री से आएंगे, पॉलिटिक्स से आएंगे, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मॉडरेट टाइप के होते हैं, वो सबके लिए टफ होते हैं। और 5 नंबर की आप लोगों का आएगा इसमें कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में भी क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। और 5 नंबर का आप लोगों का आता है रीजनिंग यानी एप्टीट्यूड, तार्किक क्षमता। वो तार्किक क्षमता भी सिलेबस में दिया हुआ है, वो सारी चीज अभी हम यहां पे मेंशन करेंगे। फिर बारी आती है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी। मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि कोई भी अभ्यर्थी, चाहे वो पहली बार पढ़ रहा हो चाहे पुराना हो, एग्जाम में सब बराबर होते हैं, बस पुराने वाले अभ्यर्थी का थोड़ा अनुभव अपना ज्यादा समेटे हुआ होता है अपने आप में। इस 40 नंबर में मेरे अनुसार अगर मेरिट का निर्धारण कोई चीज करेगी तो वो करेगी 40 नंबर का उत्तराखंड और 20 नंबर का सामान्य हिंदी। यहां से अगर कंप्यूटर में भी बेसिक जानकारी पूछेगा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, क्योंकि आप लोगों की जो योग्यताएं हैं इस पुलिस की वो 12th है। अगर ये स्नातक स्तरीय होता तो फिर क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल जाता है, लेकिन क्योंकि इसकी योग्यता 12वीं रखी गई है तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, ऐसे बहुत ज्यादा मॉडरेट टू टफ वाला पेपर नहीं बनने वाला है, जितना मेरा अनुभव है। जैसा कि आबकारी का पेपर बना हुआ था, अगर कोई ठीक ठाक लेवल का अभ्यर्थी है, उसकी बहुत ज्यादा तैयारी भी नहीं है, तो आबकारी के पेपर में उसने भी 70 से 75 मार्क्स लाए हैं। और वही 70-75 मार्क्स अगर आप 2000 पदों के सापेक्ष लाते हो और लगभग 86 से 90 के बीच में आपका फील्ड बना हुआ है, तो आपको अंदर जाने से, पुलिस में भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस उसके लिए आप लोगों को एक जरूरत है डेडिकेशन की, समर्पण भाव से, फोन से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। ये जो डिस्टरबेंस है, सोशल डिस्टरबेंस, इससे थोड़ा आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा। बाकी बहुत स्मार्ट तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं, रणनीति अपना रहे हैं, मतलब फालतू की चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, फालतू की चीजों से बच रहे हैं, तो इजीली जिस बच्चे ने यहां और यहां पकड़ बना ली तो ये मान के चलिए कि इधर औसतन नंबर तो यहां ला ही देगा। क्यों ला देगा? रीजनिंग वाले पोर्शन में, इस पार्ट में अगर कोई औसत बच्चा भी है तो औसत लेवल की ही उसमें रीजनिंग पूछी जाएगी। वो ट्रिक के माध्यम से आप लोग उसको सॉल्व कर लोगे। कैलेंडर हो गया, चाहे इमेज हो गया, वो दर्पण वाला हो गया, चाहे घड़ी वाला हो गया, बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाते हैं। आयु वाला हो गया, रिलेशन वाले हो गए, यही चीजें पूछता है 12th लेवल के उसमें। कंप्यूटर बहुत सरल क्वेश्चन उसमें आते हैं, बहुत सामान्य क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होने को वो नहीं करना है कि नहीं साहब हम तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने कंप्यूटर की जो फंक्शन कीज होती हैं, शॉर्टकट कीज होती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अब आ रहा है, तो AI के संबंध में थोड़ा बहुत जानकारी रखनी है। उनके शिखर सम्मेलन वो आप लोगों का करंट अफेयर्स को भी टच करेगा, साथ में कंप्यूटर वाले पार्ट को भी टच करेगा। तो 5 नंबर ये हो गया।
इन 10 नंबर में से अगर आप 7 नंबर भी ला रहे हो और इस 30 में से अगर आप लोगों के कट-फट के 20 भी आ रहे हैं, तो आपको अंदर जाने से कौन रोक रहा है? बस उसके लिए आपको जरूरत है एकाग्र मन से, समर्पण भाव से मेहनत करने की। अभी हम बताते हैं क्या करना है। कुछ चीजें तो आपको यहां पर बता दी, 20 का हिंदी, 40 का ये और 40 का ये। मेरिट का निर्धारण करेगा ये। अच्छा, एक चीज और, आज की डेट में जो मैं हिंदी देख रहा हूं, एक टाइम मतलब 2000 पिछले साल से 2024 का 31 दिसंबर का जो पेपर हुआ था, तब से मैं नोटिस कर रहा हूं कि उत्तराखंड UKSSC जो पेपर बना रहा है, उसमें हिंदी में अब वो जो व्याकरण है, उस व्याकरण से पिछले 4-5 पेपरों में व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन कम आए हैं। उसने ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं कहां से? गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियों के जो मुहावरे हैं, ये जो हमारे परंपरागत रूप से यूज होने वाले, सब प्रयोग होने वाले शब्दावलियां हैं, उनको दिया है। और अंततः मेरिट का निर्धारण भी वही कर रहे हैं। वो आप लोगों का प्लस पॉइंट है। कई लड़के इससे घबरा रहे हैं, जबकि घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपका प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि जब आप उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी या जौनसारी बोलियों के बारे में पढ़ेंगे, तो भाई वो आपका आर्ट एंड कल्चर, उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर को भी तो टच कर रहा है। और जो आदमी उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका वहां पर 1-2 काज हो जा रहा है। 4-5 क्वेश्चन अगर वहां से पूछता है, कुछ आप लोगों को पर्यायवाची याद करने पड़ेंगे, मुहावरे याद करने पड़ेंगे, विलोम शब्द याद करने पड़ेंगे, इजीली 17-18 नंबर आ जाते हैं। ठीक, अब सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये तो एक संक्षिप्त रूप था, शॉर्ट था कि 20 नंबर का ये आएगा। क्या क्या पूछा जाएगा उसमें? तो इसमें देखते हैं, पहला तो ये परिशिष्ट वन। इसमें सामान्य हिंदी का अगर आप सिलेबस देखते हो, तो पहला वही जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यनीय भाषा। इसमें आप लोगों ने सबसे ज्यादा जो फोकस किसी चीज पे करना है, एक तो ये वाला हिंदी की बोलियां, यहां से पूछ लेता है। जैसे वो आप लोगों से पूछेगा, एक मिनट, वो आप लोगों से पूछेगा कि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, इस प्रकार से जो हिंदी के जो वर्गीकरण किया गया है विद्वानों के द्वारा। उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां, अब जो कुमाऊनी बोली है उसकी भी कई बोलियां हैं, गढ़वाली बोली है उसकी भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। तो ये देखिए ना, ये उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर है, उत्तराखंड सब्जेक्ट को भी टच कर रहा है और यहाँ पर हिंदी का भी काम बना रहा है। दूसरा, लिपि एवं वर्णमाला। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो हिंदी तो पढ़ रहे हैं, मतलब वहां से उन्होंने वाच्य पढ़ लिया, उधर से आप लोगों ने पूरी ग्रामर पढ़ ली, लेकिन जो हिंदी का मूल था वर्णमाला, वर्णमाला में मतलब आज की डेट में जो मेरिट का निर्धारण कर रहा है, कई बार वर्णमाला के क्वेश्चन भी कर देते हैं, क्योंकि बच्चा बेसिक को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और उसी बेसिक में से जब वो क्वेश्चन आता है तो एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाता है। अगर किसी भी बच्चे को वर्णमाला के संबंध में अगर कुछ पूछा जाए तो वो रुक जाएगा, जबकि बाकी की व्याकरण उसको बहुत बढ़िया तरीके से आ रही है। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर बेसिक लिपि एवं वर्णमाला से। पिछले कुछ पेपर अगर आप एनालिसिस करोगे तो वहां पर यहां से क्वेश्चन भी बने लिपि के संबंध में और वर्णमाला के संबंध में। ये समय आगे बढ़ते साथ साथ मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा कि इन चीजों को कैसे तैयार करना है। अभी फिलहाल हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी वर्तनी, शब्द संरचना, ये सारी चीजें वही है जो हिंदी ग्रामर का पार्ट है। अभी क्योंकि हमारे पास ये इस सेशन में मेरे पास समय कम है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको उतना नहीं पढ़ना है जितना दिया है। इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, वो टॉपिक पढ़ने हैं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। और हमें कैसे पता कि वो पेपर में पूछे जा रहे हैं? PYQ को एनालिसिस करके, जो पुराने पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको उनका विश्लेषण करके, उनका एनालिसिस करके हम ये निर्धारण कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर किस प्रकार के पेपर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। समझ में आई बात? तो ये हिंदी है, बहुत ज्यादा ब्रॉड सिलेबस तो नहीं है। आप अगर स्मार्ट तरीका अपना रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इजीली ये सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोगों के अंदर दृढ़ संकल्प अगर आप हैं तो। दूसरा, ये तो है हिंदी का 20 नंबर। इस 20 नंबर में भी 4-5 नंबर तो आप लोगों का कौन डिसाइड करेगा? उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर, वो ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट जो है।
बाकी हिंदी वर्तनी, शब्द संरचना, शब्द भंडार, ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उसके अलावा जो पर्यायवाची होते हैं, विलोम होते हैं, ये सारी चीजें भी इसमें दे रखी हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, विलोम। संधि, इसमें संधि में अब क्या पूछ रहा है वो, पहले तो वो इस प्रकार से परिभाषा के संबंध में क्वेश्चन पूछता था, अब वो उदाहरण आपके पास दे रहा है और पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संधि है। समझ रहे हैं आप? वाक्य परिचय, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति। अब ये जो लोकोक्ति है, ये जरूरी नहीं कि ये हिंदी से पूछेगा, ये वही है जो हमारे कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा से पूछे जा रहे हैं। एक और अन्य इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, पत्र लेखन वाला जो हिस्सा है, ये जो टिप्पण हो गया या आप लोगों का प्रारूपण हो गया, विज्ञप्ति, सरकारी, आज की डेट में मेरिट बनाने वाला जो पार्ट है हिंदी में, वो ये वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। तो हम जैसे जैसे कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उस समय हम इसको ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी अच्छा, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, इसमें साहित्य भी दिया है। इस साहित्य में पिछले जो कुछ 4-5 पेपर आए हुए हैं, उसमें साहित्य से संबंधित क्वेश्चन नहीं आए हैं अभी तक। पिछले जो 4-5 क्वेश्चन उससे पहले आते थे। कई बार उसने पूछ लिया कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, कई बार वो किसी का जन्म पूछ लेता था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म पूछ लिया, या कई बार वो पूछ लेता था पुरस्कार, ये अमुक पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया। तो इसमें इसी प्रकार के हमने डिस्कस करना है, मतलब एक सेलेक्टेड जो पार्ट होता है उसी को पढ़ना है इसमें, ठीक है। दूसरा, अब भाग 2 पे आते हैं। यहां पे अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे सिलेबस, तो लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। ज्ञान मतलब नॉलेज, जीके एंड जीएस, और जीके का मतलब होता है सामान्य ज्ञान, मतलब जिसकी अपेक्षा एक औसत पढ़े लिखे व्यक्ति से की जाती है, उसको कहा जाता है सामान्य ज्ञान। और जनरल स्टडी मतलब थोड़ा सा और व्यापक। और जैसे कि मैंने अभी कहा था कि इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर 4-5 क्वेश्चन अगर मॉडरेट टू टफ बन भी जाते हैं, तो वो सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ एक आपके लिए नहीं है। टफ क्वेश्चन जब भी पेपर में आता है तो वो सभी अभ्यर्थियों के लिए होता है। बस वहां पे होता क्या है, जिस अभ्यर्थी ने उस टफ क्वेश्चन पे तुक्का मार दिया, उसका दिन उस दिन अच्छा था, समय अच्छा था, तो वो तुक्का सही चले गया। जिसका समय अच्छा नहीं था, उसने भी तुक्का मारा लेकिन उसका गलत चला गया। बस इतना अंतर होता है। बाकी जो क्वेश्चन स्पेशल एक व्यक्ति के लिए टफ लग रहा है, इसका मतलब सबके लिए टफ था, तो वो उसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस सामान्य जीके एंड जीएस में क्या पूछे जाने वाला है, मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग मतलब। और रीजनिंग में दिया तो बहुत ज्यादा है, इसमें इतना पढ़ोगे, पूछना वो कितना पूछेगा, 5 नंबर। ये पूरा पेज दिया है, और अगर आप लोग ये पूरा का पूरा पढ़ रहे हो ना, इसमें सिर्फ 5 नंबर पूछा जाना है। और अब आप लगाओ कि 5 नंबर के लिए हम एक पूरी किताब क्यों पढ़ें, क्यों ना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके उसी के आधार पर तैयारी करें। मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आप कैलेंडर, इमेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो, आकृतियों को गिनना वो, और ये जो एक देख रहा था मैं इधर, आकृति आव्यूह करके, मतलब जिसमें ये जो आकृतियों का निर्माण हो गया, आकृतियों की गिनती हो गया, इस प्रकार के पूछ रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने चतुर्भुज हैं, या फिर अगर ये आकृति है तो नेक्स्ट वाली इमेज में कौन सी आकृति आएगी, या घड़ी वाले क्वेश्चन हो गए। ये जो हाईलाइटेड वो टॉपिक होते हैं ना हमारे, इनको आप लोगों ने पढ़ना है। बाकी चीजों को, मतलब जैसे रिलेशन वाला हो गया, ब्लड रिलेशन वाला, उसको ध्यान रखो। बाकी चीजों पे अपना समय वेस्ट न करें। अच्छा, अगला चलते हैं। अगला क्या है, अगला है ये हमने चर्चा इस पे कर ली है। अगला है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर भी आएगा 5 नंबर का, जैसा मैंने अभी बताया था। 5 नंबर का रीजनिंग है और 5 नंबर का कंप्यूटर है। अब इस 5 नंबर में भी आप लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ सेलेक्टेड पढ़ना है। जैसे पेपर में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, और 12th बेस का हमें ये भी याद रखना कि इसका स्टैंडर्ड कितना है। 12th बेस तक पूछा जा रहा है ना, तो सबसे ज्यादा इसमें पूछी जाती है शॉर्टकट कीज। एक आप लोगों की जो फंक्शन कीज होती हैं,
वो वर्तमान में सबसे ज्यादा जो आजकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चल रहा है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में आप लोगों को जानना है। और शॉर्टकट कीज हो गई, फंक्शन कीज हो गई, और भी जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जैसे कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या प्रयोग किया गया था, ये सारी चीजें वो जैसे जैसे हम सिलेबस को पढ़ेंगे उसमें जानकारी, उसमें हम डिटेल। हिस्ट्री 2-3 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन लगा दीजिए, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आप हिस्ट्री से मान के चलिए। लेकिन सिलेबस अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा में तो आदमी परेशान हो जाता है। परेशान नहीं होना है, इसमें भी हम बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। और किस तरीके से करना वो, क्योंकि 6 महीने का क्रैश कोर्स है तो उसमें हम लोग इस सारी चीजों को कवर करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस है। हिस्ट्री के बाद आप लोगों का आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अक्षांश, देशांतर, ये जो सारी बेसिक सी चीजें हैं वो इसमें पूछी जाएंगी। हम सारा जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे क्लास में तो तब चर्चा करेंगे। राजनीतिक विज्ञान, इसमें थोड़ा ये हिस्ट्री वाला पार्ट भी दे रखा है और थोड़ा जो हमारा भारतीय संविधान वाला जो हिस्सा है वो भी इसमें होगा। अच्छा, इसके बाद उत्तराखंड से संबंधित, अच्छा इसमें क्या है, जो हमारा राजनीतिक विज्ञान में था उसमें भारतीय राज व्यवस्था भी है, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अलावा ये सारी चीजें, नगर निगम जो भाग 9 है, ये सारी अंतरराष्ट्रीय संगठन यूएनओ, डब्ल्यूटीओ वगैरह वगैरह, मानवाधिकार, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अभी क्योंकि समय का अभाव है तो मैं उतनी डिटेल में आप लोगों को नहीं बता सकता हूं। ये सिर्फ आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों की एक सूचना मात्र देना है इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो पढ़ सकते हैं। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, 2-4 नंबर का आप करंट अफेयर्स मान के चलिए, तो वो करंट अफेयर्स भी हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां, मतलब पूरी परीक्षावाणी और अजय रावत, उसका जो मिक्सचर है वो हम क्लास में पढ़ेंगे। अजय रावत हो गया, घनश्याम जोशी हो गया, यशवंत कटोच हो गया, उसका जो कंक्लूजन है उसके मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर लास्ट में आता है परीक्षा की रणनीति, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। एक तो कम पढ़ें, क्या पढ़ें तो कम पढ़ें, ये आप शॉर्ट में समझ लीजिए। कम पढ़ने से तात्पर्य है उन सभी चीजों को आप छोड़ दो जो आप लोगों को ये लग रहा है कि कोई यूट्यूबर आपको भ्रमित कर रहा है कि मतलब अमुक डांडा कहाँ है, अमुक तालाब कहाँ है, फालतू की चीजें पढ़ना छोड़ दो। आप प्रमाणिक किताब उठाइए। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना है चाहते हो कहीं भी तो कोचिंग पढ़िए, उन पे भरोसा रखिए, लेकिन फालतू की जो चीजें हैं उनको छोड़ दो। और क्या छोड़ें? फालतू की चीजें छोड़ें। बिना आज की डेट में हमारे पास जो जानकारियां हैं, जानकारियां बहुत ज्यादा हैं, किताबें बहुत सारी हैं, असीमित हैं, लेकिन हमको उस असीमित संसाधनों में अपने आप को पढ़ने के क्षेत्र में सीमित रखना है। मतलब 10 किताबों को बार बार पढ़ने से बेहतर है कि आप एक किताब को 10 बार रिवाइज करें, आपका सिलेक्शन वहीं से होना है। तो फालतू चीजें को पढ़ने से बचें, कम चीज पढ़ो और प्रमाणिक पढ़ो, ऑथेंटिक पढ़ो। फिर दूसरी बात आती है कि हमारा जो क्रैश कोर्स है, अब इसके बारे में आप लोगों को मैं एक जानकारी दे दूं। ये जो क्रैश कोर्स है आप लोगों के लिए टारगेट है। टारगेट ये है, इस क्रैश कोर्स की अवधि 6 माह होगी और 6 माह होने का मतलब है इसकी शुरुआत हमने जो टारगेट रखा हुआ है वो रखा हुआ है 1 दिसंबर 2024। तो अगर 1 दिसंबर 2024 तक हमारे पास 50 बच्चे आते हैं तो इन 50 बच्चों, मतलब न्यूनतम अगर 50 आते हैं तो 50 से ही हम बैच स्टार्ट करेंगे। अच्छा, किस मोड में कक्षाएं होंगी? तो ये कक्षाएं ऑनलाइन मोड में भी होंगी और ऑफलाइन मोड में भी होंगी। यानी कि अगर आप
क्लास कक्षाएं पढ़ना चाहते हैं तो आपका कक्षा में स्वागत है, लेकिन उसके लिए न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए, 50 से कम पे नहीं। कोई भी क्लास अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो 50 बच्चे होने पे ही करूंगा। और अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ने के इच्छुक हो तो ऑनलाइन आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स है, और वही चीजें हम ऑफलाइन में भी पढ़ाएंगे। एक कब से होगा? 1 दिसंबर, ये डेट आप लोगों को बता दी है। 6 महीना, यानी कि आप लोग ये मान के चलिए कि अगर 15 जून को आपका पेपर है तो हमारी प्रतिबद्धता रहेगी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 30 मई तक हम आपका सिलेबस पूरा करके देंगे। और बचे 15 दिन जो एक्सपेक्टेड डेट दे रखी है आयोग ने, उस 15 दिन में हम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, ताकि आप परीक्षा के लिए एकदम से प्रिपेयर हो। यानी कि मैंने आपको जो डेट दी है वो 30 मई है। अगर पेपर एक्सटेंड होता है तो वो उस पर निर्भर करता है, लेकिन हमने 30 मई तक सिलेबस कंप्लीट करना है। और 6 महीना बहुत होता है, 6 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक, अगर आपको आना है, आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप इस पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, हम कहाँ हैं? ये एड्रेस भी मैं आप लोगों को बता दूं। हमारा जो एड्रेस है वो है ये, इसको ध्यान से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। MSD एकेडमी उत्तरकाशी, बिहाइंड गोस्वामी स्कूल, नियर द स्टडी हब लाइब्रेरी। गोस्वामी स्कूल के ठीक पीछे एक पतली सी गली है, वहां पे अगर आप आओगे तो एक MSD एकेडमी करके एक सेंटर है, सुगम क्लासेस भी वहीं पर है, और उसी के जस्ट ऊपर एक लाइब्रेरी भी है जिसका नाम द स्टडी हब लाइब्रेरी है। तो अगर आप ये चाहते हो कि क्लास पढ़ी और क्लास पढ़ने के बाद आप लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हो, तो लाइब्रेरी की सुविधाएं भी आप लोगों के लिए है। और ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हो लाइब्रेरी में बैठ करके, तो हम ऑनलाइन तो यहाँ पर पढ़ाएंगे ही। तो ये एड्रेस है, इस एड्रेस को आप संभाल के रखिए। और इसके साथ ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आप आना चाहते हो तो 30 नवंबर 2024 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपना नामांकन करवा सकते हैं इस नंबर पर। या ऑफिस यहाँ पर दिन भर खुला रहता है, तो आप दिन में भी आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं। और अगर नहीं आ सकते हैं तो इस नंबर के जो दिए गए 2 नंबर हैं, इन पे आप अपनी नामांकन करवा सकते हैं। ये जो लाइब्रेरी के बारे में आपको जानकारी देनी थी कि अगर आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, तो दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है, और ऑनलाइन भी अगर लाइब्रेरी में पढ़ना चाह रहे हो तो ऑनलाइन भी ये क्लासेस हमारी संचालित होंगी। ये जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी। इसके अलावा हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, एक दिन एक सेशन रखेंगे, ऑफलाइन सेशन। जिस दिन 50 बच्चे होंगे तो मैं आप सभी लोगों को इसी MSD एकेडमी में मिलूंगा। अगर इस ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दें कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हम एक तिथि निश्चित करेंगे, आप सभी लोगों का एक सेमिनार टाइप का यहाँ पर करेंगे। उस दिन आप लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। और अगर आप ये चाहते हैं, दूर दराज क्षेत्र के हैं और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तब भी अपनी प्रतिक्रिया दें ये दिए गए 2 नंबरों पर, या संस्थान में आकर या कमेंट के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, कभी हम क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।